जी, लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। इस हिस्से में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट करने के लिए इंगेजमेंट हमने एक्सेप्ट कर ली, तो अब हमने एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, किस किस चीज़ के ऊपर एविडेंस कलेक्ट करना है और क्या एविडेंस कलेक्ट करना है। तो एविडेंस कलेक्ट करना है बेसिकली 4 चीज़ों के ऊपर, सोर्स ठीक है कि नहीं, एडजस्टमेंट्स ठीक है कि नहीं, परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक बनी कि नहीं, डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली इंक्लूड किए गए कि नहीं। लेकिन इसमें 3 चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो 4th एलिमेंट है उस पर कोई बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ एक्यूरेसी चेक करनी होती है। यानी परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हमारा फाइनल और 3rd कॉलम है, उसमें सिर्फ हमने मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी होती है कि एड लेस ठीक हुआ कि नहीं हुआ। असल में जो हमारा काम होगा वो 3 एरियाज के ऊपर होगा, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सोर्स, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एडजस्टमेंट्स और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर्स, कि ये 3 चीज़ें ठीक है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सोर्स। हमने देखना है सोर्स सही उठाया कि नहीं, सोर्स रेलिवेंट था कि नहीं। इस सोर्स में क्या देखेंगे, सोर्स को जनरली यूज़ किया जाता है, यानी वो सोर्स ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मली एक्सेप्टेबल हो, जनरली यूज़ किया जाए। जैसे अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है तो बजाय ये कि मैनेजमेंट अकाउंट्स हों, बेहतर है कि वो ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जो जनरल पब्लिक के साथ शेयर की जाती है, जैसे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इज सोर्स ए रीजनेबल पॉइंट, क्या पॉइंट यानी 3 महीने। अब देखिए मैनेजमेंट की जजमेंट होती है कि अगर उसने इफेक्ट शो करवाना है, क्योंकि एक्चुअली तो ये इवेंट कभी अगर हुआ ही नहीं पास्ट में, वो शो करवाना चाहते हैं कि अगर ऐसा पास्ट में होता, तो उनके पास जजमेंटल पॉइंट क्या होता है कि कब से होता पास्ट में। अगर 6 महीने पहले ऐसे होता, उस पर भी फाइनेंशियल परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन सकती है। 8 महीने पहले होता, 4 महीने पहले होता, उस पर भी बन सकती है। तो हमने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एलिमेंट के लिहाज से डिसाइड करना है कि रीजनेबल पॉइंट कौन सा है जहां से स्टार्ट करना चाहिए। और प्रोबेबली सबसे अहम, क्या सोर्स को ऑडिट या रिव्यू किया गया है। ऑडिट या रिव्यू किया गया हो तो डेफिनेटली हमारा एविडेंस कलेक्शन आसान हो जाता है, वो वेरीफाइड है ऑलरेडी, हमें बहुत कम काम करना पड़ेगा। अगर तो वो कोई फर्ज कीजिए क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस बनाया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट बनाया गया है, तो प्रोबेबली वो ऑडिट या रिव्यूड नहीं होंगी। अगर हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सोर्स बनाया गया वो रिव्यूड होंगी। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसको सोर्स बनाया गया है तो वो ऑडिटेड होंगी, वो हमारे लिए बेहतरीन सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन याद रखिए तीनों सिचुएशन में हमारे एविडेंस कलेक्शन पे फर्क पड़ेगा। ये कंसेप्ट नहीं है कि अगर अनऑडिटेड है तो हम इंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एविडेंस तीनों केसेस में इकट्ठा कर सकते हैं हम, ऑडिटेड के केस में भी, रिव्यूड के केस में भी, नॉट ऑडिटेड रिव्यूड के केस में भी, ठीक है। नेचर सिर्फ डिफरेंट होगी, एक्सटेंट में फर्क पड़ेगा। इफ सोर्स नॉट ऑडिटेड, अगर सोर्स ऑडिटेड या रिव्यूड नहीं है, जैसे क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये एंड है 31 दिसंबर, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी 31 मार्च पे, और हमने सोर्स बनाया 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड या रिव्यूड नहीं है, क्या हमें ये देखना चाहिए कि वो रिलायबल फिगर्स शो हो रही हैं, हमारा सोर्स है। अब अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहां से उठानी है, इनकम स्टेटमेंट हमने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठानी है, तो स्टैंडर्ड कहता है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप कंफर्ट होनी चाहिए आपको कि वो ठीक है। क्लाइंट को मजबूर तो नहीं कर सकते, उससे तो अपनी नीड के लिहाज से, सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से स्टार्टिंग पॉइंट, रीजनेबल पॉइंट डिसाइड किया है। हम उसे ये तो नहीं कहते कि हमारी कन्वीनियंस इसमें है कि आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सोर्स बनाओ, नहीं, उसकी जजमेंट है। और अगर वो जजमेंट ठीक है उसकी नीड के लिहाज से, तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। क्या करना है हमने, कंपेयर करना है प्रीवियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ, कि जो 3 महीने 6 महीने पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है उसके साथ जिसके ऊपर हमारी कंफर्ट है, उसमें और उसमें कितना चेंज आया, क्या रीजनेबल चेंज है। जैसे हम ऑडिट में, नॉर्मल ऑडिट में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ये वो कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके देख लो। कंसीडर इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट, जो प्रीवियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे 31 नंबर पे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, देखो उसमें क्या कोई ओपिनियन मॉडिफाइड तो नहीं था। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन था तो उसका इफेक्ट देखो, कोई मिस स्टेटमेंट थी अगर फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री में, डेटर्स में, एसेट्स में, तो देखो अगर वो चीज़ आपके सोर्स में एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड होगी, वो आपकी इस इंगेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगी। इंक्वायर करें मैनेजमेंट से प्रोसेस, कि वो किस प्रोसेस से प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर रहे हैं,
और ख़ास तौर पे कंसिस्टेंसी इन काउंटिंग पॉलिसीज़, यानी जो काउंटिंग पॉलिसीज़ उन्होंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अडॉप्ट की, परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में भी वही काउंटिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बन रही है ना। ये तो नहीं कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीवैल्यूड अमाउंट पे है और इधर कॉस्ट में शो करवा दें, या वाइस वर्सा। तो काउंटिंग पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट से ये इंक्वायरी करते हुए आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो आपने फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके उसे कॉर्पोरेट करना है, कंफर्म करना है। ये प्रोसीजर हो गया हमारे सोर्स पे, सोर्स क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सबसे ज़्यादा प्रोबेबली जिस पे काम करना है, एडजस्टमेंट्स। अच्छा, एडजस्टमेंट में एक तो हमने ये देखना होगा कि क्या एडजस्टमेंट होनी भी चाहिए कि नहीं। ऐसी तो नहीं कोई इररेलेवेंट एडजस्टमेंट उन्होंने इंक्लूड कर दी हो। स्टैंडर्ड यहाँ पे हमें एक एग्जांपल देता है, वो कहता है जब फ़र्ज़ कीजिए आप एक एक्वायर करते हैं किसी बिजनेस यूनिट को, किसी फैक्ट्री को आपने एक्वायर किया। हमें लगा कि हमारे ज़्यादातर कस्टमर जो फैक्ट्री लाहौर में है, ज़्यादातर कस्टमर कराची में है, और हम कराची का कोई बिजनेस यूनिट एक्वायर कर लें तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो जाएगी। अब कंपनी शो करवाना चाहती है कि अगर इस यूनिट को 6 महीने पहले एक्वायर कर लेते फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती। अगर इसकी बेस पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, कराची वाली फैक्ट्री आपने एक्वायर की, स्टैंडर्ड कहता है आपने इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अजम्पशंस को इंक्लूड करना है। कौन सी? डायरेक्ट, जैसे आपका अकाउंटिंग का कंसेप्ट होता है ना, जब कोई फिक्स एसेट एक्वायर करते हैं तो कुछ कास्ट ऐसी होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, कुछ कास्ट ऐसी होती है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होती, तो डिसीजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कोई उसको इंस्टॉल करते हुए अब नॉर्मल लॉस हो जाए तो क्या उसे कास्ट में ऐड होना चाहिए? हम उसे कहते हैं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो नहीं है, वो अब नॉर्मल लॉस। लेकिन हुआ तो वो एसेट के एक्वायर करने की वजह से। मैनेजमेंट आर्ग्यू कर सकती है सर अगर एसेट एक्वायर ना करते ये लॉस भी ना होता। तो क्या इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ एक्सपेंसेस या इनकम ऐसे होते हैं जो इस ट्रांजैक्शन से रिलेट कर रहे होते हैं, रिलेटेड होते हैं, लेकिन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होते। स्टैंडर्ड ये कहता है आपने कराची वाली फैक्ट्री एक्वायर की, अब आप परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाते हुए कराची फैक्ट्री की एक्विजिशन को इंक्लूड करें, लेकिन अगर आपने ये डिसीजन करते हैं कि लाहौर वाली फैक्ट्री को क्लोज कर देना है, इस डिसीजन को परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके इस ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही, ये आपका अलहदा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। दिखने में आपको लगेगा कि जैसे ज़ाहिर है फैक्ट्री तो एक ही चलानी है, लेकिन लाजमी नहीं है कि लाहौर कराची वाली फैक्ट्री आपने एक्वायर की तो लाजमी नहीं है कि लाहौर वाली फैक्ट्री क्लोज करनी पड़ेगी। आपकी जजमेंट है, आपको अगर लाहौर में कस्टमर नहीं मिलता आप क्लोज कर देंगे, अगर लाहौर में कस्टमर मिलता है इसको भी तो चला सकते हैं आप। लाजमी तो नहीं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। स्टैंडर्ड कहते हैं इस तरह के डिसीजन, मिसाल दे रहा है सिर्फ, वो कह रहा है इस तरह के जो डिसीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, जजमेंटल होते हैं, उनको आपने परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं करना। सिर्फ वही अजम्पशन या एडजस्टमेंट्स इंक्लूड करेंगे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, यानी इवेंट का इंटेग्रल पार्ट है। जो इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन, जजमेंटल डिसीजंस हैं, उनको आपने एडजस्टमेंट्स में इंक्लूड नहीं करना। और दूसरा, हर एडजस्टमेंट को का फैक्चुअली सपोर्टेबल एविडेंस कलेक्ट करना है। हर एडजस्टमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, फैक्चुअल सपोर्ट होनी चाहिए। आपके पास जितनी भी परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, हर एडजस्टमेंट का एविडेंस होना चाहिए, हर एडजस्टमेंट फैक्चुअली सपोर्टेबल होनी चाहिए। अब वो सपोर्ट क्या हो सकती है, वो एग्जांपल देता है। कहता है कुछ चीज़ें तो आपको जो सपोर्टिंग एविडेंस आप यूज़ करेंगे ना एडजस्टमेंट का, कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो जनरल है, जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह। आपने अगर किसी कंपनी को एक्वायर किया या डिस्पोज किया, अब आपने उसका इफेक्ट दिखाना है, जाहिर है कुछ एक्सपेंसेस ऐड होंगे जैसे सैलरीज एक्सपेंस वगैरह, कुछ आइटम्स हो सकता है लेस हो। वो कहता है आप किस तरीके से शो करवाएंगे, आपके पास एविडेंस क्या हो सकता है, आपके एग्रीमेंट, जैसे एम्प्लॉयज़ के साथ जो एग्रीमेंट किया, एम्प्लॉयज़ के साथ एग्रीमेंट किए, बैंक्स के साथ एग्रीमेंट किए हैं,
सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ। कहता है नॉर्मली जो आपके ऑडिट एविडेंस होता है, जो ऑडिट के दौरान में जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं, इस एडजस्टमेंट की सपोर्ट में भी मिलता जुलता एविडेंस आपको मिलेगा। अब वो कलेक्ट करके देखें क्या एडजस्टमेंट्स अप्रोप्रिएट है। अगर एक्वायर किया जा रहा है किसी कंपनी को, उसके सैलरीज एक्सपेंस को इंक्लूड किया गया, तो आपने देखना उसके सैलरीज एक्सपेंस को कि कितने एम्प्लॉयज थे, उनके साथ एग्रीमेंट क्या किए गए, क्या सैलरीज एक्सपेंस जो है वो एग्रीमेंट्स के लिहाज से ठीक है। प्लस हो सकता है आप उसकी एक्वायर किया है तो उसकी लाइबिलिटी भी टेक ओवर करनी पड़े, तो लाइबिलिटीज की एडजस्टमेंट की जो फिगर होगी उसे भी हमने कंफर्म करना, उसका भी सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, वो एग्रीमेंट्स के साथ होगा। इस तरह अगर उसने कोई लोन लिया हुआ है तो उसका सपोर्टिंग एविडेंस हमने क्या, उसका इंटरेस्ट का इम्पैक्ट भी आएगा, उसके लाइबिलिटीज में भी आएगा, तो हमने उसका लोन एग्रीमेंट एक्वायर इंस्पेक्ट करना है, तो ज्यादातर एग्रीमेंट्स होंगे। अब दो स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा है। स्टैंडर्ड कह रहा है अगर एक्वायरी का केस है, मैंने आपको दो एग्जांपल बताइए स्टैंडर्ड के लिए, एक एक्विजिशन की, एक डिस्पोजल की। जिस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है उसे कहते हैं एक्वायरी, और जिसको डिस्पोज किया जा रहा है उसे डाइवर्सिटी। कहते हैं अगर एक्वायरी वाला केस है, एक्वायरी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी एडजस्टमेंट में इंक्लूडेड है, एविडेंस क्या लेंगे, कहते हैं डिपेंड करता है एक्वायरी का ऑडिट हुआ कि नहीं, और हुआ तो किसने किया। अगर एक्वायरी का ऑडिट या रिव्यू हुआ है और किया किसने, हमने, बेहतरीन सिचुएशन, क्या सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास होगी जो इंक्लूड करनी है। अगर उसका ऑडिट हुआ है लेकिन किसी और ने किया, क्या हमें एविडेंस मिल सकता है? अब भी मिल सकता है। कैसे? जैसे हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्रीडिसेसर ऑडिटर को रिक्वेस्ट करते हैं वर्किंग पेपर्स की, और अगर ऑडिट या रिव्यूड हुआ ही नहीं तो फिर हमें क्या एज इट इज फिगर को इंक्लूड कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए, एविडेंस लेना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। और ये हम एक्सेप्टेंस स्टेज पे देख चुके होंगे, क्या हम इस काबिल हैं कि नहीं कि एविडेंस ले लें। अगर हमें लगे कि हम एविडेंस नहीं ले सकते, फॉर एग्जांपल हमने जिस कंपनी को एक्वायर करना है उसकी मैनेजमेंट कहते हैं नहीं जी आप हमारे ऑडिटर भी नहीं है, हमारा आपके साथ कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कह सकते। दूसरी कंपनी है ना, हमारा क्लाइंट थोड़ी है। ये लगा बात कि हमारे क्लाइंट ने नॉर्मली उनके साथ बात की होगी कि सर हम उसी वक्त आपके शेयर्स एक्वायर करेंगे या कंपनी एक्वायर करेंगे अगर आप ये काम करने देते हैं, या उनसे कहा होगा कि सर हम अपने इन्वेस्टर को राज़ी कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करे, हमें पैसे दे और हम ये कंपनी बाय कर लें आपकी वाली, उसके लिए ज़रूरी है ये एक्सरसाइज करना, तो वो मैनेजमेंट हमें सपोर्ट कर। लेकिन अगर एक्वायरी कंपनी की मैनेजमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती तो फिर हम एविडेंस नहीं ले सकेंगे, वो एक्सेप्टेंस स्टेज पे फिर हमने रिफ्यूज़ कर दिया होगा। और अगर इस वक्त ये सिचुएशन अराइज होती है तो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर डाइवर्सिटी कंपनी की, डाइवर्सिटी कोई बिजनेस यूनिट है, उसको डिस्पोज, जैसे कोई सब्सिडरी है या हमारा कोई बिजनेस यूनिट है, ब्रांच वगैरह डिपार्टमेंट है, वो वाला केस है, फिर क्या करें? कहता है यूजुअली इस केस में ऑडिट या रिव्यू हुआ होगा, क्योंकि आप किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं, मे बी ऑडिट या रिव्यू हुआ हो, मे बी ना हुआ हो। लेकिन अगर हम अपनी ही कंपनी का कुछ पोर्शन बिजनेस सेगमेंट डिस्पोज कर रहे हैं तो क्या 2, 3, 4, 5 महीने हमने ऑडिट करवाया नहीं होगा उसका पहले, ऑडिट या रिव्यू? कहता है मोस्ट प्रोबेबली आपने उसका ऑडिट या रिव्यू करवाया होगा। हो सकता है जिस डेट पे ऑडिट या रिव्यू करवाया हो, जो जब ऑडिट हुआ ईयर एंड, वही हमारा सोर्स हो। अगर वो नहीं भी है तो आपको पता है अगर डिफरेंट सोर्स हो, जब ऑडिट या रिव्यू करवाया था वो नहीं, डिफरेंट सोर्स हो, तो भी हम कंपैरिजन वगैरह करके एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मली ऑडिट या रिव्यू करवाया होगा, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है हमने, क्या? देखिए डाइवर्समेंट को समझे। डाइवर्समेंट क्या है कि कंपनी की 100 ब्रांचेज है फॉर एग्जांपल, उनमें से हमने एक ब्रांच को डिस्पोज करना है। अब इसका मतलब यह हुआ हमने अपनी टोटल फिगर में किसी चीज को एडजस्टमेंट्स में ऐड नहीं करना, बल्कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ही कुछ फिगर्स मौजूद हैं, एडजस्टमेंट्स में हमने उनको एक्सक्लूड करना है, ताकि दिखा सके अगर हम 6 महीने पहले इसको बेच देते तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती। स्टैंडर्ड कहता है यहाँ पे मैनेजमेंट के पास चांस है 2 नंबरी करने का। कैसे हो सकता है? वो कहे जी इस इंफॉर्मेशन, इस सेगमेंट में तो कोई इनकम होती नहीं थी,
इनकम ना होने के बराबर हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं इस सेगमेंट को एलोकेट कर दें। एलोकेशन में 2 नंबरी कर सकते हैं, रेवेन्यू एलोकेशन कम कर दे, एक्सपेंसेस एलोकेशन ज़्यादा कर दे, ताकि अब ये मैनेजमेंट की नीयत पे डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि हमने इस यूनिट से जान छुड़ानी है तो वो इस तरह एलोकेशन में गलती कर इसको ऊंच नीच कर सकते हैं। तो हमारे लिए अहम चीज़ क्या होगी कि अगर डाइवर्समेंट का केस है तो डाइवर्सिटी को जो इनकम या एक्सपेंस एलोकेट किए गए हैं वो एलोकेशन रीजनेबल होनी चाहिए। तो एक हमने एडजस्टमेंट्स में क्या पढ़ लिया, एडजस्टमेंट सही होनी चाहिए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी, फैक्चुअली सपोर्ट होनी चाहिए। इसमें 3 पॉइंट हमने पढ़े। जनरली सपोर्टिंग एविडेंस में हमारे क्या चीज़ें शामिल होगी, एक्वायरी के केस में एविडेंस में हमारे पास क्या हो सकता है और डाइवर्सिटी के केस में एविडेंस में क्या हो सकता है। कंसिस्टेंसी ये हम पढ़ चुके हैं कि एडजस्टमेंट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी अगर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉस्ट या रिवैल्यूड जो भी बेसिस है उस पर है तो सिमिलर काउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए एडजस्टमेंट में भी और परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी। फिर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। क्या परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर में हमें बताना चाहिए सोर्स क्या है, सोर्स पर कहा 3 महीने पहले वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या 6 महीने पहले वाली, ये डिस्क्लोजर में बताना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए। नेचर ऑफ इवेंट या ट्रांजैक्शन, कौन सा केस, एक्विजिशन का, डाइवर्समेंट का। डिस्क्रिप्शन ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स की अमाउंट तो ऊपर आ रही होंगी लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन नोट्स के साथ, नोट 1 ये सैलरीज की एडजस्टमेंट है और नीचे मजीद कुछ डिस्क्लोजर होंगे। कंबाइंड फिगर ये थी, इसको अलग किया डाइवर्समेंट के केस में। एक्विजिशन के केस में ये हमारी एक्सपेंस था, ये क्लाइंट का एक्सपेंस था, कंबाइन होने की वजह से कुछ एक्सपेंसेस कम हो गए, फाइनल फिगर ही है। ये सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह की डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने नोट्स में डिस्क्लोजर में इंक्लूड की होगी। एप्लीकेबल क्राइटेरिया क्या है, यानी किस क्राइटेरिया को सामने रख के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है। एप्लीकेबल क्राइटेरिया याद रखें हमेशा जनरल रूल है इसमें भी, जैसे हमने पहले पढ़ा। अगर तो वो ऐसी इंगेजमेंट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं जो स्टैंडर्डाइज नेचर की फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होती है तो नॉर्मली कोई ना कोई क्राइटेरिया ऐसा होता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी बॉडी ने हमें बताया होता है। लेकिन अगर स्पेशलाइज नेचर की इंगेजमेंट्स हो तो इनमें एप्लीकेबल क्राइटेरिया नॉर्मली मैनेजमेंट बनाती है, ठीक है। और या कोई एग्रीमेंट वगैरह होता है किसी के साथ तो उस एग्रीमेंट में क्राइटेरिया का जिक्र होता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई जाएगी और हमने देखना होता है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। फिर ये चीज़ लिखनी है क्या कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्चुअल की बेसिस पे नहीं है, यानी ये कोई एक्चुअल रिजल्ट्स को प्रेजेंट नहीं कर रही परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ एक अज्यूम्ड या ख्याली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कि अगर ऐसा हो जाता 6 महीने पहले तो आज ये सिचुएशन होती। तो ये क्लियरली लिखना होता है और ये चीज़ हम रिपोर्ट में भी लिखते हैं, ठीक है, कि ये एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट नहीं है। फिर अप्रोच क्या यूज़ की, जैसे इनकम या एक्सपेंसेस की एलोकेशन की तो उस एलोकेशन में किस अप्रोच के मुताबिक काम किया गया, एलोकेशन की रेशो क्या रखी हमने, उसकी बेसिस वगैरह क्या थे, ये हम डिस्क्लोजर्स इंक्लूड करेंगे। तो एविडेंस कलेक्शन स्टेज को हमने डिवाइड किया, वैसे टोटल 4 स्टेजेस हैं, मैंने यहाँ पे डिस्कस 3 की क्योंकि चौथी स्टेज बिल्कुल सिंपल है, एक्यूरेसी वगैरह एडजस्टमेंट्स की चेक करते हैं। मेन एरियाज क्या है एविडेंस कलेक्शन के हमारे, एक सोर्स, दूसरा एडजस्टमेंट्स, तीसरा डिस्क्लोजर। एविडेंस कलेक्शन के परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में 3 स्टेजेस कौन सी, सोर्स, एडजस्टमेंट्स, डिस्क्लोजर। अब हमने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, क्या करना, रिपोर्ट, ओपिनियन। अगर सोर्स ही एप्रोप्रिएट नहीं है, देखिए अगर तो सारा कुछ ठीक है हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन होगी मसले मसाइल के। अगर तो सोर्स ठीक था, एडजस्टमेंट ठीक है, परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही प्रेजेंट की गई है, डिस्क्लोजर भी पूरे हैं, अनमोडिफाइड कंक्लूजन। लेकिन अगर सोर्स एप्रोप्रिएट नहीं, उठाना चाहिए था 6 महीने पहले का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से, वो 10 महीने पहले का उठा लिया या 2 महीने पहले का उठा लिया, एप्रोप्रिएट नहीं,
बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो भी अप्रोप्रिएट नहीं, ओपिनियन क्या करेंगे, मॉडिफाइड। या स्टैंडर्ड ये भी ऑप्शन देता है कि आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपको नज़र आए कि कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है, मैनेजमेंट ने जानबूझ के 2 महीने पहले का पीरियड सेलेक्ट किया है क्योंकि 4 महीने पहले शायद कोई एबनॉर्मल इवेंट लॉस वगैरह अगर हुआ था जिसको अवॉइड करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं। रिपोर्ट को विदहेल्ड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं इफ पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे विदहोल्ड रिपोर्ट का मतलब है रिपोर्ट देना, ये तकरीबन इक्विवेलेंट टू विड्रॉल ही समझे इसको। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है विड्रॉल का, पहला ऑप्शन ओपिनियन मॉडिफाई कर दो, ये दूसरा विड्रॉल कर लो अगर पॉसिबल हो। नॉर्मली अगर पॉसिबल हो तो प्रैक्टिशनर विड्रॉ कर लेगा, वरना मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। और लीगल एडवाइस ऑब्टेन करो कि क्या करना चाहिए। ठीक है, लीगल एडवाइस अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है कि हमारी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाजमी रिपोर्ट इशू करनी है, क्योंकि ये जो हमारी रिपोर्ट है परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉर्मली इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाई जाती है और ये प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड होती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कहता है कि परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड की जाएगी, उसमें आपकी तो प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड होने का मतलब है कि आपने लॉ में पढ़ा होगा कि कुछ ना कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रॉस्पेक्टस में जो इंक्लूड करनी है। मे बी परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी उन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में से एक हो, तो हमने फिर लॉयर से कंसल्ट करना है कि बताइए इस सिचुएशन में चूंकि लॉ इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जबकि सोर्स अप्रोप्रिएट नहीं। और अगर सोर्स अप्रोप्रिएट तो है लेकिन उस पर जो रिपोर्ट दी गई है वो मॉडिफाइड है, किस वजह से, मे बी मिसस्टेटेड हो, मिसस्टेटमेंट हो, मे बी स्कोप लिमिटेशन का केस हो। अच्छा, अब इस केस में लाजमी नहीं कि ओपिनियन मॉडिफाई हो हमारा परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सोर्स पे ओपिनियन मॉडिफाइड है, इसका मतलब लाजमी नहीं कि हमारा परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ओपिनियन भी मॉडिफाइड होगा, क्योंकि मे बी वहां पे स्कोप लिमिटेशन थी और हम एविडेंस इकट्ठा कर लें, मे बी वहां पे मिसस्टेटेड थी लेकिन जो हमने उसको सही फिगर को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि ये इंगेजमेंट बहरहाल डिफरेंट है। अगरचे हम इंफॉर्मेशन सोर्स से उठा रहे हैं लेकिन ये इंगेजमेंट डिफरेंट है सोर्स को वेरीफाई करने वाली इंगेजमेंट से, ये ज़हन में रखिएगा। तो समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर सोर्स की रिपोर्ट मॉडिफाइड है तो वो मे भी हमारी परफॉर्मा की रिपोर्ट को इफेक्ट करे, मे भी ना करे, लाजमी नहीं है। हमने देखना है इफेक्ट क्या होगा, कंसीडर करना है, लाजमी नहीं। इसीलिए यहां पे अगर आप देखें तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन की ऑप्शन नहीं दे रहा, वो कह रहा है रिपोर्ट सोर्स मॉडिफाइड है, इसकी बेस पे आपने इंगेजमेंट एक्सेप्ट की, रिपोर्ट इशू करने जा रहे हैं, लेकिन ये उसी सूरत में करना है जब लॉ की परमिशन हो। अगर लॉ मना कर दे कि जो सोर्स मॉडिफाइड है, जिस सोर्स में मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, उसे परफॉर्मा के लिए यूज नहीं करना, तो फिर हम इस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो सोर्स अगर मॉडिफाइड है, पहली चीज हमने ये देखनी है क्या लॉ की तरफ से इजाजत है कि मॉडिफाइड सोर्स को यूज कर सकते हैं। अगर यूज कर सकते हैं तो काम शुरू करेंगे, लेकिन उसकी इंप्लीकेशन हमने देखनी है, वैल्यूएट करना है। क्या रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि सर सोर्स मॉडिफाइड था, अब बताइए अब क्या करना है। मैनेजमेंट कहे वो सर वो असल में वो एविडेंस नहीं, उस वक्त कुछ डेटर्स ऐसे थे कि उनको कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करने की इजाज़त दी गई थी, डिस्प्यूट वगैरह चल, अब डिस्प्यूट सेटल हो चुके हैं, वो डेटर से पैसे आ भी गए हैं, अब ऐसा डिस्प्यूटेड डेटर कोई नहीं है, अब आपके पास सारा एविडेंस है, तो हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, मे बी वो रिजॉल्व हो जाए, मे बी रिजॉल्व ना हो। लेकिन जिस तरह हम ऑडिट में अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देते थे, लेकिन बाज़ औक़ात प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट का रेफरेंस देते थे, याद है अदर मैटर में भी दिया जाता था, उसी तरह इस केस में भी, हालांकि अभी मसला रिजॉल्व अगर हो चुका है तो सोर्स की मॉडिफिकेशन को रेफरेंस हम रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, सोर्स मॉडिफाइड है, रिपोर्ट में रेफरेंस दिया, अगर वो रेफरेंस नहीं दे सकते आप, लॉ ने बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो इंगेजमेंट लॉ रिक्वायर करता है उसकी रिपोर्ट भी लॉ दे देता है,
जैसे स्टैट्यूटरी गार्ड का केस है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, पाकिस्तान में उसकी रिपोर्ट भी प्रेस्क्राइब कर दी है लॉ ने। तो अगर वो रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड है और उसमें रेफरेंस की इजाज़त नहीं है तो फिर हम लॉयर से एडवाइस लेंगे हमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। अगर तो रिक्वायर्ड बाय लॉ का केस है तो लॉयर से एडवाइस लेंगे, बताओ भैया क्या करना चाहिए। लॉयर हमें प्रोबेबली यही कहेगा भाई लॉ की बात मान लो, सोर्स चाहे मॉडिफाइड ओपिनियन है उसके ऊपर, आप रेफरेंस इंक्लूड ना करो। लेकिन अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो फिर हम हो सकता है कि रिपोर्ट को विदहेल्ड कर दें या विड्रॉ कर लें। यह है हमारा केस जब सोर्स मॉडिफाइड होगा। अब अगर परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है, सोर्स नहीं, सोर्स वाली बात तो यहां पे आ गई ना, यह है सोर्स अप्रोप्रिएट नहीं, सही टाइम नहीं, रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, यह है सोर्स रिपोर्ट मॉडिफाइड है, यानी सोर्स में प्रॉब्लम है। अब ये क्या, परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है, यानी एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई होगी या एडलेस करते हुए गलती होगी। एडलेस करते हुए तो बहुत कम चांस है, ऐसी गलती तो कोई नहीं करेगा, लेकिन परफॉर्मा एडजस्टमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट होगी। तो यहां पे भी तो वही केस था, सोर्स अगर अप्रोप्रिएट नहीं, परफॉर्मा इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड हो गई थी। सोर्स अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट चाहे सारी ठीक क्यों ना हो, परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड, ये इंपैक्ट हमने डाला रिपोर्ट में। इसी तरह अगर परफॉर्मा इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है, सोर्स ठीक है, यहां पे सोर्स ठीक है, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, फिर भी तो परफॉर्मा इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है, फिर भी सेम इंपैक्ट आएगा। क्लियर हुई ये बात? तो ये था हमारा स्टैंडर्ड। अब इसके बाद रिपोर्ट है, ठीक है। उस रिपोर्ट में यही चीज़ है, वो नॉर्मली जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, टाइटल, एड्रेसिव वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र करता है, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहा है। तो रिपोर्ट को एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए, इससे आपको ओवरव्यू मिलेगा इस इंगेजमेंट की नेचर का, कि ये इंगेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत से टेक्निकल कंसेप्ट जो हमने स्टैंडर्ड में पढ़े हैं वो रिपोर्ट में उनका जिक्र हो रहा होता है, तो हमारी लिंकिंग हो जाती है। तो हाईली रिकमेंडेड के कम से कम एक दफ़ा रिपोर्ट ज़रूर पढ़िएगा, उसका एक फॉर्मेट नोट्स के एंड पे दिया भी गया है। तो ये था हमारा ISAE 3420। अच्छा, अभी तक जो मैंने पास्ट पेपर को सर्च किया है, पास्ट पेपर का इसके ऊपर कोई कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आई कैब ने टेस्ट किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको कवर ही ना करें। देखिए, अब हम अपने कोर्स के एंड स्टेज पे हैं, तो अब कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी हम कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन हम उनको भी स्किप नहीं कर सकते। इसमें जो कंसेप्ट ऐसे हैं कि कभी कभार टेस्ट होते हैं, जैसे 3, 4, 5 अटैम्प्ट्स के बाद कोई एक आधा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, उनको हम लेक्चर्स के थ्रू ही कवर करेंगे। लेकिन जो कंसेप्ट ऐसे हैं जो शाज़ो नादर ही वो पूछता है, तो वो आखिरी महीने में आके उन पॉइंट्स के ऊपर लेक्चर देना, उसमें प्रोबेबली आपका भी जो एग्ज़ाम फोकस प्रिपरेशन है वो नहीं रहेगी, लेकिन उनके मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। की पॉइंट जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ठीक है, वो कभी कभार ही क्वेश्चन पूछता है कुछ अटेम्प्ट्स के बाद, लेकिन बाहर आ चुके सिलेबस में है तो हमने उसको कवर करना है। तो जो हमारे रिमेनिंग है वो कंपैरेटिवली समझ लीजिए, हाई इंपॉर्टेंस के टॉपिक कवर कर लिए हमने, मॉडरेट टॉपिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक, अब लो इंपॉर्टेंस वाले हैं, लो इंपॉर्टेंस वाले भी हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो होंगे, रेयर टेस्ट करता है, उसके मैं आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करूंगा। वो एक चंद एक टॉपिक्स हैं, उसके सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आपने उससे 2-3 दफ़ा गो थ्रू कर लेना है। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह वो सफिशिएंट होगा, ठीक है। क्योंकि चूंकि उनके टेस्ट होने को ICAP कोई भी चीज़ टेस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी हमने जहन में ये रखना है कि सारे टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ट्रेंड के मुताबिक, ठीक है, उनके ऊपर हम बेहतर यही है कि ज़्यादा फोकस ना करें। हाँ, अगर आपकी ऑलरेडी बाकी के टॉपिक्स की तैयारी हो चुकी है, आप इनके ऊपर जितना टाइम लगाना चाहिए लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।